7 दशक की भारतवर्ष की हमारी जो लोकतांत्रिक यात्रा हुई है और इन 7 दशकों में तरह तरह के चैलेंजेस, तरह तरह के एक्सपीरियंस, तरह तरह के अनुभव हमारी इस लोकतांत्रिक यात्रा में हमको हुए। स्पेशली आप देखिए, लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां खड़ी हुई है, जो चैलेंज हमारे लोकतंत्र के सामने 7 दशकों के हमारे अनुभव से निकले हैं, वो चैलेंज लोकतंत्र को हम एक टूल के रूप में, जन कल्याण के रूप में प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल करें, ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है। कि व्यवस्था हमारी वोट की है, वोट से हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जिनको जनता का आवाज हम कहते हैं, जिनको हम जनता के इमोशन का प्रतीक मानते हैं। वह लोग विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ करके और जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर जनता की वहां बात होती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ मिसमैच हो रहा है कि पब्लिक जो है इस पूरे प्रोसीजर में कहीं न कहीं जनता के नाम से बने हुए तंत्र में कुछ साइडलाइन सी हो रही, ऐसा हमको लगता है। चुना हुआ विधायक, चुना हुआ सांसद, चुना हुआ मंत्री या चुना हुआ और बड़ा ऑफिस बेरर, बड़ा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे लगता है कि हम कहीं न कहीं कुछ बड़ी चूक हो रही है। वो चूक क्या है, उसको हमको लोकतंत्र को ठीक ढंग से रन करने के लिए उस चूक को सुधारना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कोई भी तंत्र वो कितना ही अच्छा हो, यदि वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो निश्चित तौर पर वो जनता की भलाई के लिए तो काम नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से जो मुझे जो समझ में आता है, आज की तारीख में, सन 62 में यह बात लोहिया ने कही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी जो उसमें राज में थी, कांग्रेस पार्टी जनता के अंदर जो चुनाव का जो सिस्टम है उसको करप्ट कर रही है। किस तरह से करप्ट कर रही है? चुनाव के अंदर जो है धन का बहुत बेजा इस्तेमाल होना चालू हो गया और लोकतंत्र धीरे धीरे जो है वो धनिक तंत्र की ओर अग्रसर होना शुरू हो गया। ये बात लोहिया ने 62 में कही, जबकि उस समय इतना विकृत रूप नहीं हो गया था। लेकिन 62 से लेकर के फिर जितने चुनाव हुए हैं, अब आप देख लीजिए, मुझे बहुत अफसोस है कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जो है धीरे धीरे हमारे सार्वजनिक जीवन की मेन स्ट्रीम से साइडलाइन होते जा रहे हैं। और उसका रीजन है कि सारा का सारा जो चुनाव तंत्र है वो धनिक तंत्र के आसपास जो है अपना ताना बुना बुनने लग गया। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है कि जो 90% जनता की आकांक्षा, आशा का प्रतीक व्यक्ति बनकर के निकल रहा है, वो यदि ढंग से ही पैदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चैलेंज में, मेरे ख्याल से मैं सबसे बड़ा चैलेंज देखता हूँ। दूसरा देखिए, बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से जो आ रहा है कि हमारे चयन का जो आधार है, या पॉलिटिकल पार्टियां जो कैंडिडेट लेकर के आ रही है, उनके जो चयन का आधार है उसमें भी धन की भूमिका होगी, दूसरी भूमिका जाति की होगी। यानी आप एक बड़ी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक मजबूत जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी सारी बुराइयां जो है, आप किस तरह के कैंडिडेट है ये बड़ी बात नहीं है, आपकी सारी बुराइयां मिट जाती है। तो निश्चित तौर पर कुछ जातियों के हाथ में, नॉर्थ इंडिया में कुछ बड़ी जातियों ने लोकतंत्र को जैसे हाईजेक कर लिया हो, बहुत सारी जातियां छूट गई। अभी राजस्थान में भी प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है उसमें बहुत सारी जातियां जो है उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाती। तो निश्चित तौर पर ऐसा मिसमैच जब हो जाएगा कि समाज का एक वर्ग साइडलाइन हो जाएगा और कुछ वर्ग मान लो धन के बूते, जाति के बूते, मसल पावर के बूते, फिर एक नई चीज जो मुझे कई दफे बहुत अफसोसजनक स्थिति में लाती है, एक शब्द आता है, जनता की राय बनाने के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है वो है मीडिया। पत्रकार जो है वो जनता की राय बनाने का, अच्छा जनमत बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन अब एक शब्द प्रचलन में आया है, मीडिया मैनेजमेंट। ये मीडिया मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि मीडिया भी मैनेज हो सकता है, यानी जो राय रखने वाले लोग हैं उनको आप अपने पक्ष में मैनेज कर लीजिए। तो वह जो राय है वो निष्पक्ष राय नहीं होती। तो जब मीडिया मैनेज हो जाए, चुनाव तंत्र पे ढंग से कब्जा किया जा सके और लोकतंत्र के अंदर चयन का आधार जो योग्यता के बजाय जाति हो जाए, धर्म हो जाए, या जो है पॉलिटिकल पार्टियों में कुछ व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के नाते ही मान लो लोग निकल करके आगे हो जाए,
तो धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे खोखलापन बढ़ेगा और यह व्यवस्था लोक कल्याण से दूर होती जाएगी। इस पर निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत विचार करने की जरूरत है। एक दूसरी बीमारी जो मैं देख रहा हूं, उस बीमारी की जनक जो है वह तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को मैं जनक इसलिए मानता हूं कि राजनीति में, राजतंत्र में यह व्यवस्था थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, यानी डायनेस्टिक रूल था। अलग अलग डायनेस्टी जो है भारत में रूल कर रही थी। लेकिन मुसीबत यह है कि लंबे समय तक कांग्रेस के रूल में भी यही परंपरा लोकतंत्र में आ गई कि नेहरू गांधी फैमिली जो है वो डायनेस्टिक रूल का प्रतीक बन गई। नेहरू जी बने, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी बने, राजीव गांधी के बाद में सोनिया गांधी अध्यक्षा बनी कांग्रेस की, उसके बाद में राहुल गांधी बने। तो ये निश्चित तौर पर भारत की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आजादी के आंदोलन से निकली थी, तो उससे हम जो है समाज में सुधार का उम्मीद कर सकते थे, राजनीतिक रेवोल्यूशन की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन वह स्वयं उन सारी राजनीतिक बुराइयों का प्रतीक बन गई। सबसे बड़ी चीज है, मैं लोकतंत्र के लिहाज से जो सबसे खराब चीज मानता हूं कि लोकतंत्र में आप डायनेस्टिक रूल लेकर के आए, वंशवाद की राजनीति लेकर के आए, तो फिर राजतंत्र में क्या बुराई थी? फिर राजतंत्र को हटाने की जरूरत ही नहीं थी। राजा का बेटा तो राज कर ही रहा था, फिर प्रधानमंत्री के बेटे को ही प्रधानमंत्री होने की। फिर जब इतनी प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी ने यह परंपरा अपना ली, तो उसके पीछे पीछे देश भर में कांग्रेस पार्टी में ऐसी बहुत सारी डायनेस्टीज हो गई। मुझे बहुत अफसोस है, मैं कई बार देखता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जो पीसीसी का चीफ बना रखा है मिस्टर सचिन पायलट को, उनकी कुल जमा योग्यता इतनी है कि वो जो है राजेश पायलट के लड़के हैं। राजेश पायलट का लड़का होने के कारण जो है उनको बहुत जल्दी जो है बाई इलेक्शन में, उसमें इलेक्शन में टिकट मिल गया। उनकी नेट जो राजेश पायलट की सीट थी वहां से वो निर्वाचित हो गए। राजेश पायलट का लड़का होने के कारण ही वो आज पीसीसी की चीफ हो गई। तो इतनी छोटी उम्र के और बहुत काबिल नौजवान जो कांग्रेस पार्टी में और हो सकते थे, जो ये काम कर सकते थे, लेकिन केवल डायनेस्टिक रूल के कारण जो है ये, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ही इस बुराई से युक्त है, कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों में बुराई आ गई। तो निश्चित तौर पर, लेकिन उसकी जो जनक मैं मानता हूं वो कांग्रेस पार्टी को मानता हूं। तो आज प्रिंसिपल अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस है जो कितने वर्षों तक रूल कर गई, वो ही डायनेस्टी का शिकार हो गई, इतनी जो है एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई। तो निश्चित तौर पर ये सारी बुराइयां, जब कुछ परिवारों के हाथ में राज रहना है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? जब ढंग से ही जो है पूरे सिस्टम पर कब्जा किया जा सकता है तो फिर लोग की इच्छा तो कहां हुई? जब जो है मीडिया के कुछ चैनल्स को मैनेज करके और अपने पक्ष में राय करवाई जा सकती है, तो फिर लोकतंत्र कहां हुआ? तो निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि सोशल रिवोल्यूशन एक ऐसी भी होनी चाहिए कि हम लोकतंत्र को जो है हेल्दी कैसे करें, लोकतंत्र को स्वस्थ कैसे करें। स्वस्थ लोकतंत्र को करने की हमारा जो अभियान है, उस दिशा में निश्चित तौर पर मैं ये चाहता हूं। मैंने तो आज ये जो थॉट रखा है, मेरे थॉट रखने का कारण यही है कि ये लोकतंत्र स्वस्थ होना चाहिए। और जो जो बीमारी हमको नजर आती है, मुझे जो प्रमुख बीमारियां नजर आई जिसके कारण जो है लोकतंत्र खोखला होता जा रहा है, इन प्रमुख बीमारियों को, दूसरा आप देखिए कि आज संघर्ष और जनता के मुद्दे, इन दोनों इश्यू से लोकतंत्र के अंदर लीडरशिप निकलनी बंद हो गई। अब जो सोशल मीडिया से लीडरशिप क्रिएट हो रही है, तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद बात है जब मुद्दे की समझ से लीडरशिप तैयार नहीं हो रही है, जब जनसंघर्ष से लीडरशिप तैयार नहीं हो रही है, जब जो है पब्लिक के हित के इश्यूज को लेकर के कोई आपके पास जो है फार साइटेड विजन नहीं है, उस विजन से कोई लीडरशिप तैयार नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर से जो जो लीडरशिप निकल रही है, आप देखिए इमरजेंसी के बाद से, इमरजेंसी के समय उस आंदोलन से एक लीडरशिप निकली जो आज अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद बने हुए हैं। उसके बाद में भी कई दफे कुछ ऐसे आंदोलन होते रहे, उनसे लीडरशिप निकली। तो आंदोलन की राजनीति, जनसंघर्ष की राजनीति, मुद्दे की राजनीति, ये सारी इन सब जगहों से यदि जनता के नेता निकलने कम हो जाए तो निश्चित तौर पर यह बहुत दर्द का विषय है। और उससे भी ज्यादा दर्द का विषय ये है कि हम जो है जाति के नाम पे, इलाके के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जो है पोलराइजेशन कर करके, या जो है इमोशंस के नाम पर कुछ समय के लिए टेम्परेरी जनमत का निर्माण करते हैं। वो टेम्परेरी जनमत जो है निश्चित तौर पर देश की लॉन्ग टर्म हित में वो बहुत, आप ये समझिए कि भीतर से देश की आत्मा की टुकड़े करने वाली चीज है।
तो जनता के मुद्दे, जनहित के मुद्दे, रियल पब्लिक कंसर्न, जो असल मुद्दे हैं पब्लिक के, उन मुद्दों से निकल करके कोई पब्लिक लीडरशिप सामने आती है। और ये जो धन की चैलेंज है, जाति की चैलेंज है, इलाके की चैलेंज है, ये जो वंशवाद की राजनीति की चैलेंज है, इन सारी चैलेंजेस को हम ढंग से यदि एड्रेस करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत का लोकतंत्र जो है स्वस्थ होगा, सही होगा, प्रभावी होगा। और इस प्रभावी लोकतंत्र के माध्यम से हम 1.5 अरब के देश की जो एस्पिरेशंस है, इच्छाएं हैं, और जिस 21वीं सदी के नए भारत के निर्माण की हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना में हम जो है कामयाब होंगे।